तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर कास्ट आयरन इज। इसमें पूछ रहा है कास्ट आयरन के लिए पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू कितना होता है। तो हमें पता है कि कास्ट आयरन के लिए जो होता है वो 0.23 to 0.27 होता है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर यहाँ पे पूछता कि हमारा कास्ट जो डक्टाइल मटेरियल है माइल्ड स्टील, तो उस केस में इसका आंसर 0.25 to 0.33 हो जाता। तो अभी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अलाउ इट टू बी ड्रॉन इनटू ए स्मॉलर सेक्शन इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि मटेरियल का वह प्रॉपर्टी कौन सा है जिससे कि हम छोटा से छोटा ड्रॉ कर सके। तो हम इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है डक्टिलिटी, जिसको हम पतले तार के रूप में भी बना सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। पॉइजन्स रेशियो जो होता है किस चीज़ का रेशियो है, तो वो होता है हमारा लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन यहाँ हमारा कोई ऐसा ऑप्शन लैटरल स्ट्रेस एंड लैटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये होना चाहिए लैटरल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि इसमें नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। हमारा जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो स्ट्रेन का रेशियो होता है, ना कि स्ट्रेस का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। फॉर विच मटेरियल द पॉइजन्स रेशियो इज मोर देन यूनिटी। पूछ रहा है कि किस मटेरियल के लिए जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो मोर देन यूनिटी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन जितना भी दे रहा है, इसका जो होता है पॉइजन्स रेशियो 0.0 और 0.5 के बीच में होता है। मतलब एक से बड़ा ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसका एक से बड़ा होता है इस ऑप्शन के अनुसार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड। मटेरियल का वह प्रॉपर्टी बताइए जिससे कि हम किसी भी मेटल को पीट के उसको प्लेट के रूप में दे सके। इससे हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। द चेंज इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल अंडर टेंशन विथ इंक्रीज इन इट्स पॉइजन्स रेशियो विल। कह रहा है कि अगर हम पॉइजन्स रेशियो को इंक्रीज करें तो उसके वॉल्यूम में क्या असर पड़ेगा जबकि वो टेंशन में हो। तो उसके जो वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा डिक्रीज करेगा जब हम लोग पॉइजन्स रेशियो को बढ़ाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ ए कास्ट आयरन स्पेसिमेन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट वुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। पूछ रहा है कि कास्ट आयरन का परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा जब हम उस पर टेंसाइल टेस्ट करेंगे। तो हमें पता है कि कास्ट आयरन जो होता है वो ब्रिटल इन नेचर है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल उसमें परसेंटेज रिडक्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, जो कि नेग्लिजिबल होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। इफ ए मटेरियल एक्सपेंड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप। कोई मटेरियल है जो कि फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, किसके कारण? हीट के कारण। तो उसमें कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा? तो उसमें जो फ्रीली है इसके कारण से इसमें नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, जो कि हमारा इजली फ्रीली होगा। अगर किसी तरह का उसमें किसी तरह का कॉन्स्टेंट होगा तब जाके उसमें हमारा कोई स्ट्रेस आएगा, लेकिन अगर वो फ्रीली है तो वो नो स्ट्रेस होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। इन ए टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन द टेंसाइल स्ट्रेन increases more quickly, tensile strain decreases more quickly, tensile strain increases in proportion to the stress, tensile strain decreases in proportion to the stress, tensile strain remains constant। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जब टेंसाइल टेस्ट में इलास्टिक जोन लिमिट के पास जो होता है वह टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर क्विकली। जो करेक्ट आंसर होगा कि जो स्ट्रेन होता है टेंसाइल स्ट्रेन वो क्विकली बढ़ता है कहाँ पे? इलास्टिक लिमिट जोन के पास में।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द स्ट्रेस नेसेसरी टू इनिशिएट यील्डिंग इज considerably greater than that necessary to continue it, considerably lesser than that necessary to continue it, greater than that necessary to stop it, lesser than that necessary to stop it, equal to the necessary to stop it। पूछ रहा था स्ट्रेस जो है वो नेसेसरी टू इनिशिएट यील्डिंग होने शुरू होने के लिए कितना स्ट्रेस चाहिए, तो कंसिडरेबली ग्रेटर देन द नेसेसरी टू कंटिन्यू इट, मतलब कि जो उसका यील्डिंग इनिशिएट हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा स्ट्रेस चाहिए ताकि हमारा यील्डिंग शुरू होगा। यील्डिंग जो हो इनिशिएट हो तो जितना स्ट्रेस जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन द टेंसाइल टेस्ट द फिनोमेनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल दैट इज स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद द टाइम एट ए कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। जो टाइम के साथ अगर स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है तो इस फिनोमेना जो स्लो एक्सटेंशन ऑफ फिनोमेना है इसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। द स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए मटेरियल एट ब्रेकिंग पॉइंट इन एक्सटेंशन इज कॉल्ड। जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ब्रेकिंग पॉइंट पे जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 43। रप्चर स्ट्रेस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट डिवाइड बाय ए, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट डिवाइड बाय नेक एरिया, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो पूछ रहा है कि रप्चर स्ट्रेस किसे बोलते हैं, तो रप्चर स्ट्रेस जो होता है वो लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट डिवाइड बाय जो नेक एरिया है उसी को हम लोग बोलते हैं रप्चर स्ट्रेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द इलास्टिसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स इज कंट्रोल्ड बाय इट्स। जो मटेरियल का जो इलास्टिसिटी होता है वो कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस, स्ट्रेस रियल पॉइंट, स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट जो होगा उसके कारण क्या है कि हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन to the linear strain within elastic limit is known as पॉइजन्स रेशियो। जो कि हम देखे हैं कि पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो लैटरल स्ट्रेन और लिनियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। अब क्वेश्चन नंबर 46। द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी इज इक्वल टू। पूछ रहा है कि रेशियो जो होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दोनों का रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। इसका फार्मूला ही होता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 47 में। The stress at which extension of the material takes place more quickly as compared to the increase in load is called। The stress at which extension of material takes place more quickly as compared to the increase in load is called। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यील्डिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। यील्डिंग पॉइंट पे जो है हमारा जो मटेरियल जो होता है वो द स्ट्रेस एट विच जो स्ट्रेस जो होता है वो मोर क्विकली एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन द लोड इज कॉल्ड यील्डिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन क्वेश्चन 56 तो 56 में देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फ्लो स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू। जो फ्लो स्ट्रेस होता है वो फ्लूइड इन मोशन, ब्रेकिंग पॉइंट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड जो होता है वो करेक्ट आंसर है। फ्लो स्ट्रेस को ही हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। व्हेन इट इज इंडिकेटेड दैट ए मेंबर इज इलास्टिक इट मीन्स दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इट विल। अगर कोई मेंबर इलास्टिक है तो मतलब वो इजीली स्ट्रेच करेगा,
तो इसका मतलब यही होगा, और जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा।